अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स थे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप क्या था। देखिए इसका पहला स्टेप था, कई स्टेप है, नंबर 1 स्टेप क्या बताया था अभी आपको, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल फेज। चलिए मेंस्ट्रुअल फेज देख लेते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज शुरू करें। तो आप क्या देखोगे, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इस मेंस्ट्रुअल फेज की पहले तो हम बताएंगे ड्यूरेशन क्या है। तो आप सबसे पहले लिखिए, इसका ड्यूरेशन होता है फर्स्ट डे से 5th डे तक। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे, इस फेज में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एरो का मतलब डेफिशिएंसी। तो आप बताओगे पहला पॉइंट पहले से 5th डे तक चलता है, फर्स्ट से 5th डे। सेकेंड पॉइंट, इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। अब ये हार्मोन है ही नहीं या कम हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, हार्मोन के कम होने से ये एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रख पाए। जब ये है ही नहीं तो अपना काम कैसे करेगा, काम क्या है, एंडोमेट्रियम मेंटेन करना, मतलब ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। देखो क्या हुआ, इस फेज में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने से एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेक होने लगेगी। ये देखो एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। और एंडोमेट्रियम के टूटने से क्या होगा, ब्लड रिलीज होगा, ब्लड रिलीज होगा। ब्लड रिलीज, अकेले थोड़ी ब्लड रिलीज होगा, वो टूटे हुए टिश्यूज भी बाहर आएंगे, रिलीज्ड विद लॉस्ट टिश्यूज, लॉस्ट टिश्यूज। और क्या होगा, कई सारी इम्प्योरिटीज होंगी। क्या होंगी, इम्प्योरिटीज। ठीक, ब्लड रिलीज होगा, लॉस्ट टिश्यूज होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, और क्या होगी देखो, और होंगे इमेच्योर ओवा एंड इमेच्योर ओवा भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो पहले ड्यूरेशन पहले से 5वें दिन तक, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी, थर्ड इसकी डेफिशिएंसी से एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, फोर्थ उससे ब्लड निकला और ब्लड में क्या थे, लॉस्ट टिश्यूज, इम्प्योरिटीज, और क्या था, लॉस्ट टिश्यूज, इम्प्योरिटीज एंड इमेच्योर ओवा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये है आपका यूट्रस, मैंने यहाँ पे आपका यूट्रस बना दिया, इस तरह से ये वेजाइना बना दी। यहां पर आपको बताया था लेयर होती है, ये जो लेयर है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ऐसे करके टूटेगी, यहां से ब्लड रिलीज होगा, और उस ब्लड के साथ क्या होगा, टूटे हुए टिश्यूज, जो टूट रहे हैं वो टूटे हुए टिश्यूज, कई सारे इम्प्योरिटीज और इमेच्योर ओवा, ये सारी चीजें यहां से रिलीज हो जाएंगी। तो पहला फेज क्या बताया आपने बताया ये पहला फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होगा, पहला ड्यूरेशन बताओगे पहले से 5वें दिन तक, फिर क्या बताओगे, इसमें प्रोजेस्टेरॉन की हार्मोन की कमी हो जाती है। आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, ये सवाल का जवाब लास्ट स्टेप से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले की बातें, मैं वही पूछूंगा आपसे। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि जो इसका फंक्शन है वो तभी तो करेगा जब ये होगा, ये है नहीं या कम होता है तो ये एंडोमेट्रियम को ब्रेक कर हो जाएगी इसकी। उससे क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, उस ब्लड के साथ क्या लॉस होगा, इम्प्योरिटीज,
लॉस टिश्यूज, इम्प्योरिटीज और इमेच्योर ओवा भी बाहर आ जाएंगे और इस ब्लड फ्लो को मेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस ब्लड फ्लो इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस, ब्लड फ्लो नोन एज, क्या बोलेंगे बताइए, तो आप बताओगे सर इसको बोलेंगे मेंसेस, या फिर क्या बोल सकते हैं, मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये इसके नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसके आगे हम आगे देखेंगे। फिर देखिए, अब आगे देखिए क्या होगा। सेकंड फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज, इसी को मैंने बताया था प्रोलिफरेटिव भी कहते हैं। और जो फॉलिकुलर फेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक होता है प्री ओव्यूलेटरी, क्या होता है, प्री ओव्यूलेटरी। इसके बारे में देखो, पहले तो प्री ओव्यूलेटरी फेज के बारे में हम बताएंगे। क्या बताएंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज के बारे में, ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है इसका ड्यूरेशन होता है 6 से 13th डे। तो 1st से 5th तो ये वाला हो गया, और इसका ड्यूरेशन क्या होगा 6th डे से 13th डे तक का। ठीक है, फिर क्या होगा, इस समय पर जो FSH हार्मोन है वो इंक्रीज होगा। वैसे तो FSH ही नहीं, LH भी इंक्रीज होता है। ठीक है, FSH भी इंक्रीज होता है और LH भी इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी समझिए FSH इंक्रीज होता है और वो क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। क्या स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और उससे क्या बनेगा, MGF। ये क्या होता है MGF, बताओ बच्चों, तो आप बताओगे MGF होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो क्या क्या आपने बताना है, आप बताओगे जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है ये 6 से 13वें दिन तक होता है। इस समय पर FSH का अमाउंट हाई हो जाता है और ये FSH का अमाउंट स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। ये जो FSH का अमाउंट बढ़ा है, इस हाई FSH की वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और उसकी वजह से MGF बन जाएगा, और जो MGF बनेगा वो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, आपको मैंने ओपनिंग में पढ़ाया था, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और देन आफ्टर क्या बनता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। याद आ गया, तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज प्री ओव्यूलेटरी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, आप बताओगे, इसे बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलेंगे इसको, ओव्यूलेटरी फेज। अब आपसे पूछेंगे इसका ड्यूरेशन बताइए, तो आप बताओगे इसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 दिन का है। कौन सा, 14th डे। ठीक, इसका ड्यूरेशन कितने दिनों का है, 14th डे का, सिंगल डे का, और इसी समय पर ओव्यूलेशन होता है। तो आपसे पूछेंगे ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, इस समय पर LH हाई हो जाता है। देखो LH भी हाई होगा, FSH भी हाई होगा, एस्ट्रोजन भी हाई होगा, बस प्रोजेस्टेरॉन इस समय पर लो होता है।
रीज़न मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल हमें जितने की ज़रूरत है पहले बात समझो, वरना कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर FSH हाई हो गया, देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लो हो गया, यहाँ FSH हाई हो गया, उसने फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा के MGF बनाया। यहाँ पर LH हाई होगा, उससे क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन अकर्स। क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन याद आ रहा है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ये 14th डे का होता है, इस समय पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब सेकेंडरी oocyte का बाहर आना फ्रॉम द ओवरी, और ये होता किसकी वजह से, LH की वजह से होता है, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या बताया था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम क्या बताया था, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा यहाँ डायग्राम से देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे ये यूट्रस है, इस तरह से यहाँ पे ये फैलोपियन वो वेजाइना है इसकी, ये नीचे वेजाइनल ओपनिंग बना दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, इधर भी होती है और इधर भी होती है, इस तरह से ये बना दी हमने फैलोपियन ट्यूब, ऐसे इधर भी बना दी हमने फैलोपियन ट्यूब। ठीक, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, इनर लेयर, क्या नाम है उसका, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इस तरह से एंडोमेट्रियम। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ ओवरी प्रेजेंट होती है, इधर याद आ रहा है डायग्राम, इस तरह से बनाया था। यहाँ पर क्या बताए थे, लिगामेंट्स जिसको जोड़ेंगे, और ये क्या बताया था, मीजोवेरियम। ठीक है, अब हमारी ज़रूरत की जितनी चीज़ें उतनी हम यहाँ बता रहे हैं। तो देखो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूट जाती है। इसके टूटने से यहाँ से क्या रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होता है ब्लड, यहाँ से बहुत सारा ब्लड रिलीज होता है, और जब ब्लड रिलीज होता है तो उसके साथ टूटे हुए टिश्यूज बाहर आते हैं, उसके साथ इम्प्योरिटीज, इमेच्योर ओवा बाहर आ जाते हैं वेजाइना से होते हुए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर फैलिकल डेवलप होंगे और क्या बन जाएगा, MGF। इसमें क्या होगा, अंदर जो सेकेंडरी oocyte बना है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, और बाहर आने के प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक, 14th डे पर ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, प्रोसेस का नाम होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या होता है, ओव्यूलेशन। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखने की बात आ गई। ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, जब ये बाहर आता है तो कहाँ आता है, बॉडी कैविटी में, इसका नाम हो जाता है सीलोमिक एग। क्या बोलते हैं, सीलोमिक एग। देखो याद रखना ये बात मेरी, कि जब ये बाहर आता है तो पहले बॉडी कैविटी में आता है, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का ओवरी से बाहर आना, ओव्यूलेशन। जब ये बाहर आ जाता है तो बाहर आता है बॉडी कैविटी में, तो नाम हो जाता है इसका सीलोमिक एग। देन आफ्टर ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक, जब ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा तब क्या होगा, देखो ये तो पहुंच गया यहाँ, और ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। अब मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये ओवरी है, ये ओवरी बन गई, ओवरी के अंदर वही प्राइमरी फॉलिकल बनाया था, सेकेंडरी फॉलिकल बनाया था, टर्सी फॉलिकल बनाया था, और MGF बनाया था। ठीक, फिर यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर बनता था एक येलो कलर का स्ट्रक्चर, नाम था उसका कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो ध्यान से, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, और वो बाहर आके फैलोपियन ट्यूब में चला गया। ओवरी में इसी दौरान क्या हुआ, इस LH की वजह से ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है, और इस फेज का नाम होता है ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। अब मैं वो दिखाता हूँ। नेक्स्ट फेज का नाम क्या बताया था, नेक्स्ट फेज का नाम था
पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को कहा जाता है ल्यूटियल फेज, बताया था आपको, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज। ये इतने सारे नाम हो गए इसके। अब आप क्या बताओगे? इस समय पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड। पहला पॉइंट, इस समय पर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो क्या बताओ? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस से ओव्यूलेशन हो गया, उसी के इन्फ्लुएंस से कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो कॉर्पस ल्यूटियम है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड या टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन बनाता है। यही वो कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, फिर से देखिए। तो हमने क्या देखा? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम LH की हेल्प से बनेगा। ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का ड्यूरेशन आपसे पूछेंगे, तो इसका ड्यूरेशन क्या बताओगे? आप बताओगे सर इसका ड्यूरेशन होता है 15th डे से लेकर 28th डे तक। 15 डे से लेकर 28th डे तक, और ये एक कांस्टेंट फेज है। कैसा फेज है? कांस्टेंट फेज। अब बात आती है कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है? कांस्टेंट फेज का मतलब होता है ये टोटल 14 डेज हो गए। देखो 15 से लेके 28 डे तक काउंट करोगे तो कितने हो गए? 14 डेज। कांस्टेंट फेज का मतलब है ये 14 डेज का ही होगा। ये फेज चाहे आगे पीछे हो जाए, चाहे ये आगे पीछे हो जाए, चाहे ये आगे पीछे हो जाए, ये आगे पीछे नहीं होगा। ये 14 डे का है तो 14 डे का होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछें ओ क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की? आपने बताइए 28 डेज की, तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14 डेज। अगर 29 की हो जाए तो कब होगा ओव्यूलेशन? तो 15 डे पे होगा। ठीक, 30 डे की हो जाए तो कब होगा? 16 डे पे होगा। मतलब ये सब चेंज हो रहे हैं। लास्ट के 14 डेज 14 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन आया था एक बार, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 35 डेज की होती है, अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की होती है तो उस समय पर ओव्यूलेशन कब होगा? तो आप बताओगे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की है 28 की जगह पे, तो ओव्यूलेशन होगा 21st डे पे। अब आपने ये कैसे निकाला? देखो मैं बताता हूँ कैसे निकाला। 28 डेज की थी, कितने डे की हो गई? 35 डेज की। कितने दिनों का डिफरेंस आया? तो आप बताओगे 7 डेज का अंतर आया। तो ओव्यूलेशन के डे में 7 डे ऐड कर दो। भाई प्लस ही तो हो रहे हैं, 28 में 7 जोड़ा 35 हो गया। कितने दिन का ऐड हुआ? 7 डेज का। तो यहाँ पे 7 जोड़ दो, क्योंकि उधर तो 14 डेज रहने जाने हैं, तो यहाँ पे 7 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, और 21 में जैसे ही 14 जोड़ोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा 35 हो रहा होगा। नहीं आए तो मुझसे अलग से आप ये पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। बताओगे 15 से 28 डे का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम LH बनाएगा। LH की जिम्मेदारी होती है कॉर्पस ल्यूटियम बनाना। अगर LH का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म होने लगेगा, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने लगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी कम हो जाएगा, और ये एक तरह का कांस्टेंट फेज है। ये बात समझ आ गई? अब यहीं पर एक बात और समझ लो, ये यहां से निकला, यहां चला गया फैलोपियन ट्यूब में, अंदर क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम।
अब ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पहुँचा है, ये 24 आवर्स तक स्पर्म का वेट करेगा। अगर फीमेल ने इस समय पर सेक्स किया, कौन से डे पे? इस डे पे, वही 14th डे पे ही तो अंदर गया है। अगर 14th डे पे सेकेंडरी oocyte अंदर है और उस समय वो फीमेल सेक्स कर लेती है तो स्पर्म भी यहाँ पहुँच जाएगा, और अगर स्पर्म पहुँच गया तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो जानते हो क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? 9 मंथ तक। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 28th डे पे, मतलब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के आखिरी दिन 28th डे पे खत्म हो जाएगा और एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। मैंने आपको बताया था, क्या नाम था उसका? कॉर्पस एल्बिकेंस। समझ में आया? फिर से अब शुरू से पूरा बताऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक चीज़ और सुन लो। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम 28th डे तक बना रहेगा। साइकिल जैसे ही खत्म होगी ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 24 आवर्स के बाद मर जाएगा। ये पूरी तरह से अगर मैच्योर हो गया होता, सेकेंडरी oocyte अगर मैच्योर हो गया होता तो ओवम बन गया होता, लेकिन इस मैच्योर तो हुआ नहीं, कोई स्पर्म आया नहीं, स्पर्म ने सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करा ही नहीं, और जब पेनिट्रेट करा नहीं तो ओवम बना नहीं। तो इसी को हम इमेच्योर ओवा कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? इमेच्योर। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इमेच्योर ओवा रिलीज हो रहा है, वो यही वाले हैं। जो पिछली वाली साइकिल में मर गया था वो भी ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है, प्राइमेट में होती है, वो भी फीमेल के अंदर, मेल में नहीं होती। 28 डेज की है, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। स्टार्ट को मीनार्क और स्टॉप को मीनोपॉज कहते हैं। ये भी समझ में आ गया? फिर आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, आप क्या बताओगे? ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है सर, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, प्री पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये सारे नाम हो गए। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ये ड्यूरेशन, पहले से 5वें दिन तक। इस समय पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो ब्लड निकलेगा, उसके साथ टूटे हुए टिश्यूज, इम्प्योरिटीज, और ये वाला इमेच्योर ओवा बाहर निकल आएगा। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा फिर आपसे पूछ लें प्रोजेस्टेरोन की कमी क्यों हो गई, है ना? तो ये भी बताऊंगा। ये वाली बात हो गई। ये जो ब्लड बाहर निकल रहा है इसे मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस कहते हैं। फिर आएगा सेकंड, 5 डे का काम खत्म। अब 6ठे दिन से कहानी शुरू होगी। इसका पहला फेज है प्री ओव्यूलेटरी। इस समय पर आपको क्या क्या याद रखना है? 6 से 13 दिन का टाइम। इस समय पर FSH हाई होता है, उसकी वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ये फॉलिकल बने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और क्या बन जाएगा? MGF। लो क्या बताओ? FSH बढ़ाओ, फॉलिकल डेवलप करो, MGF बनाओ। ड्यूरेशन याद कर लो, 6 से 13 दिन। FSH बढ़ेगा, फॉलिकल डेवलप होंगे, MGF बन जाएगा। 14th डे पे क्या होगा? LH बढ़ जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद ये बाहर आके फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक बना रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन रखनी है। ठीक, क्यों रखनी भाई? कॉर्पस ल्यूटियम ही तो बना रहा है ये। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन रखता है? ये। तो जब इसे मेंटेन रखना है तो इसे भी तो मेंटेन रखना पड़ेगा। कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तभी तो प्रोजेस्टेरोन होगा। तो आप क्या बताओगे? अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक बना रहेगा, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये 28th डे के एंड पे खत्म हो जाएगा। और इसके बारे में बता दो, 15 से 28 दिन तक चलता है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है LH की हेल्प से, और कांस्टेंट फेज है ये। ठीक है। 28वें दिन के बाद सुन लो क्या होगा। 28वां दिन आया, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये 28वें दिन खत्म हो जाएगा, और जब भी खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी, नहीं जाएगी? तो आप बताओगे इस समय पर LH और FSH दोनों का अमाउंट कम हो जाता है। इस समय पर धीरे धीरे LH और FSH का कम होने लगता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म होने लगता है। जब ये खत्म होने लगेगा तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।
थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।